वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट आपका कंप्लीट यहां पर पढ़ाया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियोस आपको मिली हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिले हैं और कुछ मेरे एक्सपीरियंस और गुप्ता सर के एक्सपीरियंस आपको वहां पर मिले हुए हैं। वहीं पर मैं बात करता हूं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की। वहां पर भी आपकी लगभग 5वीं यूनिट जो है वो ख़त्म होने वाली है और उसकी वन शॉट वीडियोस बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो वो पहले प्रोवाइड करा दी गुप्ता सर ने। आप ये ना सोचिए कि यूनिट 5th जो बची हुई है वो कंप्लीट नहीं होगी, वो भी जल्द आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जो काम हो रहा है वो फिजिक्स की वीडियोस पर काम हो रहा है, इसलिए क्योंकि फिजिक्स का पेपर पहले है, इस वजह से पहले फिजिक्स को ख़त्म किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, आज का वीडियो आपने थंबनेल में देखा ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग इतना बेहतरीन वीडियो होगा कि जो हम AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, आज उनका DNA करने वाले हैं। DNA मतलब जो इंजीनियरिंग फिजिक्स के पेपर हुए हैं AKTU में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 2016-17 सेशन से और 2022-23 जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उन सब पेपर्स का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वहाँ से क्वेश्चंस उठा कर लाया हूँ। और आप देखेंगे कि उसमें से हमने जो कंक्लूजन निकाला है, तो हर यूनिट से लगभग 3 से 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जिनको क्वेश्चन घुमा फिराकर बार बार पूछा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि सभी बच्चे इस वीडियोस का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ मैं इसमें बीच बीच में आपको कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी मैंने यहाँ पर आज यूज़ किए हैं, जिससे कि आप इस जो एक तरीके से कहते हैं ना, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, इस समय में आप अपने ऊपर प्रेशर ना लें। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप रिज़ल्ट की जो चिंता है उसे छोड़ दीजिए। रिज़ल्ट कभी भी आए, आपको अपनी तैयारी ऐसे रखनी है कि इस सेमेस्टर में हमें 19-20 कुछ भी नहीं होने देना है, 21 ही हमें चलना है इस सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट कैसे भी आए, कभी भी आए, वो कोई भी मायने नहीं रखेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्वेट के साथ। पहली जो एक आपके लिए मोटिवेशनल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। इस समय पर आपको, अगर आप अपनी सिचुएशंस भी देखें तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो रिग्रेट कर लीजिए बाद में या स्टडी कर लीजिए अब। ये उन बच्चों पर भी फॉलो होता है जो बच्चे सोच रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बेटा, अगर आप अभी स्टडी कर लेंगे तो बाद में आपको समस्या नहीं होगी। पता चला रिजल्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले आया और यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम भी नेक्स्ट डे से ही करा दिए, जो आपका टेंटेटिव डेट शीट आया हुआ है, तब फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए आप इस तरीके से तैयार रहिए कि हमारा कल ही एग्ज़ाम हो जाए, हम प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, चलिए इस मोटिवेशनल बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उस पर पहले नज़र दौड़ा लेते हैं कि मैंने वो टॉपिक्स ही क्यों लिए हैं। ये वीडियो आपका 7 मार्क्स के लिए है और इसमें से आपको 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाला मैंने AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में जितने भी आए हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, और 2 मार्क्स का मैंने एक मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इस यूनिट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे बनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। अभी आप देखेंगे कि जितने भी पेपर मैंने यहाँ पर लिए हैं, उन सब पेपर में आपको कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन मिला है। क्लियर? आगे है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम पेपर के एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ, कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। फिर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये भी आपका 100% क्वेश्चन मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाए, चाहे डेरिवेशन फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इसको प्रूफ कराना, कंपेयर कराना विन्स लॉ और रेलाइंग जीन्स लॉ के साथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और मैं साथ में बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1-2 पेपर में जो लास्ट ईयर होने स्टार्ट हुए हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, उससे पहले जो 2 साल पेपर हुए हैं, उनमें क्या किया है, सेक्शन B जो होता है हमारा, वो कम्प्लीटली 5 यूनिट में से एक न्यूमेरिकल उसमें दे दिया जाता है। तो न्यूमेरिकल अगर इंक्लूड किया जाता है तो थोड़ा लेंथी हो जाती चीज़ें, और न्यूमेरिकल जब आपके सामने आता है तो आपको लगे कि मैं उसको सॉल्व ही कर लूँ या सर सॉल्व करा दें। तो इसी वजह से मैंने नहीं किया कि वीडियो लेंथी हो जाएगा।
हर यूनिट के न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको उस यूनिट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने वैसे भी न्यूमेरिकल्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर जाके यूनिट वाइज न्यूमेरिकल्स चेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल भी आपको नहीं छोड़ने हैं, इतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, आप जाकर उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सेक्शन बी हमारा 21 मार्क्स को कंटेन करता है, तो उसे हमें छोड़ना नहीं है। तो इसलिए चाहे आप 5 यूनिट के ना करें न्यूमेरिकल, कोई सी भी 3 यूनिट के न्यूमेरिकल आप बेहतरीन तरीके से कर लें, वो सेक्शन बी आपका अगर पूरा न्यूमेरिकल का आता है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो कॉम्पटन इफेक्ट के क्वेश्चंस की झड़ी लगी हुई है। अगर हम बात करें 2017-18 के सेकंड सेमेस्टर पेपर की, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट, एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मॉडिफाइड रेडिएशन इन कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसमें कॉम्पटन शिफ्ट क्या है उसको ड्राइव करना है, फिर हमें बताना है कि प्रेजेंस ऑफ अनमॉडिफाइड रेडिएशन इन कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है। तो ये क्वेश्चन कॉम्पटन इफेक्ट का जो डेरिवेशन है वो आपको कंप्लीट करना है, उसके जो कंक्लूजन निकलते हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर 2018-19 के सेकेंड सेमेस्टर में क्या पूछा गया, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, ड्राइव द सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, या फिर हम डेल्टा लैम्डा बोलें। यहाँ से जो प्रूफ करके फॉर्मूला आता है वो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो मैंने लिखने की कोशिश की थी लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो पाया, तो आप देख लेंगे। वो तो जब डेरिवेशन आप करते हैं जो रिजल्ट वो निकलता है वही डायरेक्ट वो दे देता है कि इसे प्रूफ करके दिखाइए। तो मीन्स यही है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, पहले तो आप उसको डिफाइन कर देंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे और लास्ट तक रिजल्ट तक पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको रिजल्ट जो आते हैं उनको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि आप जितना पूछा जाएगा उतना ही एक्सप्लेन करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक हमने वीडियो जो आपको दी थी कि कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन करें, गौरव सर ने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो एग्जाम में जाने से पहले उसको ज़रूर देख लें। आपको किस तरीके से कितना एक्सप्लेन करना है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गौरव सर ने आपको बताई हुई। ठीक है, चलिए अगले 2018-19 के ही पेपर में, ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था, उसमें क्या पूछा गया देखिए। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया है और सेकेंड सेमेस्टर में भी आया है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट, एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ अनमॉडिफाइड रेडिएशन इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग। सेम चीज यहीं पर पूछ ली, लैंग्वेज चेंज कर दी आपके लिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें 2020-21 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट। अगर आप चारों क्वेश्चंस को देखें अभी तक तो चारों क्वेश्चन में करना वही है। पहले क्वेश्चन में रिजल्ट आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन इन 3 क्वेश्चन में करना आपको वही है, लेकिन क्या हुआ है, लैंग्वेज चेंज कर दी। 1-2 क्वेश्चंस में अगर आप देखें, इन दोनों क्वेश्चन में केवल डेरिवेशन को डिस्क्राइब करना है डेफिनेशन के साथ, और इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन करना है, उसके साथ उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करना है। क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं। डिफाइन कॉम्पटन इफेक्ट एंड अप्लाई इट टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट। सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज। कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्क्राइब कीजिए और अप्लाई कीजिए टू फाइंड आउट द कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि एक्सप्रेशन को आपको करना है। इज दैट क्लियर? आगे आते हैं। नेक्स्ट किस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट। ये 2021-22 के सेकेंड सेमेस्टर में पूछा गया है, ये 2021-22 के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि जो AKTU का पेपर है वो यूनिट वाइज 3 से 4 टॉपिक्स के अराउंड ही घूमता है, और वहां से ये भी कंक्लूजन निकलता है कि किस टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, किस टॉपिक का शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इज दैट क्लियर? चलिए वहीं पर अगर हम आगे चलें, जो पिछले साल फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में आया था क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट फॉर ए कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सारे क्वेश्चन आपने देखे, समझे, लैंग्वेज का ही डिफरेंस है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस के आंसर आपको एनालाइज करके क्या हमें वहां पर पूछा है वही लिखना है, और वही लिखने वाले के मार्क्स अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा है और आपने पूरा कॉम्पटन इफेक्ट कर दिया, स्टार्टिंग से डिफाइन भी कर दिया, डेरिवेशन भी कर दिया, रिजल्ट भी दे दिया,
तो उससे एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा जो है वो क्वेश्चन को ही एनालाइज नहीं कर पाया। ये होता है जब कॉपी चेक होती है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। आज इस वीडियो को देखकर अगर आप हमारे साथ ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि हाँ, जो इंजीनियर्स गेटवे ने आपको प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर, कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? ये मेरी गारंटी है। आप इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे अपना। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो 2 वर्ड इंजीनियर्स गेटवे के लिए जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्यों मैंने कॉम्पटन इफेक्ट इंपॉर्टेंट बताया था ये आप समझ गए होंगे। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्वेश्चन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्वेश्चन क्या है? राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड सॉल्व इट टू ऑब्टेन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। देखो पूछा क्या है? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, लेकिन बच्चा सोचेगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछी है, तो वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है और वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करके आ जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तभी कह रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ो, 1 मिनट दो, एनालाइज करो कितना क्वेश्चन हमको लिखना है, उसका आंसर कितना देना है। ठीक है, ये 2020-21 के सेकंड कोड, यानी कि जो अब कोड आप पढ़ रहे हैं उसमें भी 2021-22 में 2 कोड थे, 2 कोड के पेपर मुझे मिले हुए थे। वो सेकंड कोड यहाँ पर RAS करके कुछ कोड था, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ था। इज दैट क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि बैक वालों के क्वेश्चंस पेपर का कोड अलग होता है। आपके साथ जो क्वेश्चंस पेपर दे रहे होंगे प्रीवियस ईयर के पुराने बच्चे जिनकी बैक आई होगी फिजिक्स में, तो उनके लिए उनके कोड वाला पेपर आएगा। तो मैंने वहाँ से भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाकर कैसे कंफ्यूज किया जाता है बच्चे। ठीक है, आगे देखें, वहीं पर देखो, सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इनफाइनाइट पोटेंशियल, प्लस इसके साथ न्यूमेरिकल इंक्लूड था। तो वो डेरिवेशन भी करना है और जो भी न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा गया फर्स्ट यूनिट से वो ड्राइव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था 2021-22 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, आगे देखें, ड्राइव द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर राइट डाउन द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड find out energy eigen values and the corresponding energy eigen functions of the particle। 2022-23 यानी कि लास्ट सेमेस्टर का जो पेपर था, आप देख सकते हैं पेपर को जाकर, वो ये वाला क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। ठीक है, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी करनी है और आपको वन डायमेंशनल बॉक्स का जो डेरिवेशन है वो भी करना है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन को समझो, फिर देखो कि आपको करना क्या क्या है, कितना आपको क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है वही आपको लिखना है। बस यही टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, आप बेहतर करके आएंगे, आपकी तैयारी बेहतर है, ये मेरी गारंटी है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, पेपर आपके सामने घुटने टेक देगा, ये गारंटी है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? तो ये आपने देख लिया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। फिर आगे है ड्राइव प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ड्राइव करना है प्लैंक्स लॉ रेडिएशन का। हाउ डज इट एक्सप्लेन विंस डिस्प्लेसमेंट एंड रेलाइंग जीन्स लॉ, कैसे ये डिस्क्राइब करता है विंस लॉ को और रेलाइंग जीन्स लॉस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, उस यूनिट के प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज वाली जो वीडियो है उसमें जाएं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करें जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्लैंक्स लॉ से है और फिर उसने वेन्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेलाइंग जीन्स लॉ को भी एक्सप्लेन कराया है। तो इसमें केवल इनको डिफाइन करना है आपको। 2018-19 के सेकंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें, व्हाट इज प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो प्लैंक्स थ्योरी है वो क्या है? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन for the average energy of the oscillators and drive the Planck's radiation law। लैंग्वेज में कितना डिफरेंस कर दिया ये आप देख सकते हैं। उसमें सीधा पूछ लिया कि ड्राइव करो प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, यहाँ पर घुमा फिरा के पूछा वही है कि आपको प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन को ड्राइव करना है। लैंग्वेज का यूज इसलिए किया गया कि जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, चलिए अब जो
लास्ट सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आया हुआ था 2022-23 के, वो क्या है, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन गिवन बाय द मैक्स बोर्न। मैक्स बोर्न द्वारा जो वेव फंक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने को बोला गया है। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल फिजिकल सिग्निफिकेंस ही आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आई होप इन क्वेश्चंस को भी आपने एनालाइज किया होगा और देखा होगा कि प्लैंक्स लॉ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो डायरेक्टली या फिर आपका वेव फंक्शन है या डी ब्रोगली मैटर वेव है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ऑब्टेन टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। 2018-19 के पेपर में दोनों इक्वेशंस आपसे ड्राइव कराई गई हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया है। फिर आगे, डिफाइन द वेव फंक्शन विद इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। वेव फंक्शन को इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की हेल्प से आप डिफाइन करेंगे। जो लास्ट के सेमेस्टर में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज में बस चेंज है, पूछा गया क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, फिर आगे, ड्राइव श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। यहां पर 2021-22 के पेपर में इसके साथ ऐड करके श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को भी डिफाइन या ड्राइव करा लिया गया था। इज दैट क्लियर? वहीं पर अगले क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करें, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। आप देख रहे होंगे कि वेव फंक्शन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्राइव श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, सेम क्वेश्चन 2021-22 के ही सेकंड सेमेस्टर में पूछ लिया गया, जो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पूछा जा चुका था। सॉरी। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा रहे होंगे कि पेपर कैसे कैसे बनता है और एग्जामिनर आपको कैसे घुमाता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का जो डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ था वहां से हमने लिया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स। डी ब्रोगली मैटर वेव का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर साथ ही डिस्क्राइब किया है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट को और प्रूव कराया है इसी एक्सपेरिमेंट से कि इलेक्ट्रॉन पॉजेज वेव नेचर। जैसा कि मैंने बताया था, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि मैटर वेव्स यानी कि जो पार्टिकल है वो डुअल नेचर को कंटेन करता है। बस उसी को यहाँ पर प्रूफ कराया, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट को डिफाइन कराया है, उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कराया है। ये क्वेश्चन 2017-18 के पेपर में आया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मैंने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे वो क्यों बताए हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में जो है इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन उन 4 टॉपिक्स को, या जो मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूनिट वाइज आपको बताऊंगा, उनमें से आपको उन टॉपिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है। आप खुद देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है और क्वेश्चन एज इट इज लैंग्वेज में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए, आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा जब पेपर आपके हाथ में आएगा। बस मेरी आपसे यही विनती है कि यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया है, आप प्लीज़ न्यूमेरिकल्स जरूर करके जाएं। 5 यूनिट के ना करें, एटलीस्ट 3 यूनिट के कर लें। उनमें से अगर सेक्शन बी पूरा न्यूमेरिकल का बना दिया जाता है तो वहाँ पे 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, आप इजीली कर लेंगे। जो भी आपको यूनिट के न्यूमेरिकल ईजी लगे वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहली यूनिट के क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको बताए। अब आते हैं सेकेंड यूनिट पर। उससे पहले एक और आपके लिए मोटिवेशनल कोट है, आंखों में नींद बहुत है। यानी कि इस समय ये सबके साथ समस्या हो रही होगी, जब पढ़ने बैठते हैं तो एकदम से नींद आती है। तो यही कहा गया इसमें, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। अगर आप अभी सो गए तो फिर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में फिजिक्स का पेपर ही देते रहेंगे। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। यानी कि यही समय है आपके लिए, इसी में कुछ करना है जिससे कि हम इस फिजिक्स के पेपर से छुटकारा पा लें इसी सेमेस्टर में। ठीक है, ये कोटेशंस बहुत ही लॉजिकली मैं आपको लेकर आया हूं और आपको एनर्जी का काम करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप पूरी वीडियो जब देखेंगे तो कहीं पे भी आपको थकान महसूस नहीं होने दी जाएगी। ठीक, चलिए
अब आते हैं सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट का डीएनए कर लेते हैं। सेकेंड यूनिट के डीएनए में से हमें 4 टॉपिक्स मिलते हैं। पहला मैक्सवेल इक्वेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 2 नंबर में ले लीजिए, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चंस में ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर अगर हम बात करें ईएम वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंटिंग थ्योरम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द यूनिट नंबर सेकेंड। एंड लास्ट वन इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ पर 2 में टक्कर रहती है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस और डिस्प्लेसमेंट करंट वाले डेरिवेशन में। ठीक है, तो जो चौथा टॉपिक है उसमें 2 में कंपटीशन होता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे इन दोनों टॉपिक्स से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, हम इन 3 टॉपिक्स को ही मेजर टॉपिक्स मानकर चलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, वो कैसे मानेंगे आ जाइए देख लीजिए, खुद ही बताएंगे कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट डाउन मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस एंड सो दैट EH यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन फॉर्म ए सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये डिफाइन करना है मैक्सवेल की इक्वेशन से। मैक्सवेल की इक्वेशंस को लिखना है और उनसे एक्सप्लेन करना है कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो डायरेक्शनली प्रोपोगेशन होता है ये कैसे है सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? अब आगे देखेंगे इसी क्वेश्चंस को कैसे घुमा फिरा कर पूछा गया है। ड्राइव मैक्सवेल इक्वेशन इन ए डिफरेंशियल फॉर्म। मैक्सवेल इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में ड्राइव कीजिए। गिव फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इक्वेशन। हर एक इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिखना है। ये मैंने 2 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में भी कराए हुए हैं, और जब आप टॉपिक वाइज जाएंगे तो मैक्सवेल की जब हमने इक्वेशन स्टार्ट की थी तो उसके साथ साथ हमने सबके फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन में। राइट द मैक्सवेल इक्वेशंस इनटू इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म एंड ऑल्सो राइट डाउन देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। इज दैट क्लियर? जहां पर राइट करने को बोला गया है तो केवल और केवल आप राइट करेंगे, वहां पर गधे वाली तरह आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे। यही ध्यान रखना है, बार बार मैं यही कह रहा हूं, आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है। ठीक है, ये 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपको मैक्सवेल की इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखनी है केवल, फिर उसके साथ हर एक इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको डिफाइन करना है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इनफ है। आप ये ना सोचे कि 7 नंबर के क्वेश्चन पेपर में एक बच्चा 5 पेपर भर के आया है, हम 2 ही पेपर भर के आए हैं तो उसे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसने अपना टाइम ही वेस्ट किया है 5 पेपर भरने में। अगर 2 पेपर का क्वेश्चन का आंसर था तो 2 ही पेपर उसको इनफ है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आगे कैसे देखो, यहाँ पर ड्राइव किया था, करवाया था, तो ड्राइव करने हैं। अब चारों इक्वेशंस को आपने को डिफरेंशियल फॉर्म में लेकर आना है, ड्राइव करना है, यहाँ पर केवल लिखना है। तो यही क्वेश्चन को समझना है बस। जैसे यहाँ पर दे दिया डिड्यूस 4 मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, तो यहाँ पर ड्राइव करनी है, यहाँ पर अब लिखने से काम नहीं चलेगा। फिर आगे क्या कहा है उसने, अब 4th वाली जो इक्वेशन आती है उसका डीएनए कराया है इसने। सो हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट लीड्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। फिर यहाँ पर बताना है उसको, जैसे मैंने 4th इक्वेशन में आपको बताया था कि मैक्सवेल की जो 4th इक्वेशन है वो मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ है। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है ये 2018-19 के सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं। राइट मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। राइट का मतलब होता है राइट, केवल लिखनी है। ऑल्सो शो दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हमें फिर ये बताना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स जो हैं वो नॉर्मली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपको पता चला होगा कि पूछी एक ही रामायण है, लेकिन केवल रास्ते चेंज करके घुमा फिरा कर आपको उसी पॉइंट पर ले जाकर रख दिया गया है। पूछा आपसे वही था। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है वो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो कलेक्शन है वो मैक्सवेल के ही कुछ क्वेश्चंस का है। डिड्यूस का मतलब होता है ड्राइव करना। मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर द फ्री स्पेस एंड प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। और इनको प्रूफ करने के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसफर्स होती हैं इन नेचर। इज दैट क्लियर? तो मैक्सवेल की इक्वेशंस के साथ साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। ठीक,
ये 2021-22 के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप उसको अपने आप से भी पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से, जहाँ से आपको ईजी लगे वो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप चेक कीजिए उस टॉपिक को, उस टॉपिक का पूरा एनालाइज कीजिए, पूरे टॉपिक को पढ़िए, चाहे वो 2 यूनिट में हो या 3 यूनिट में। देखो यहाँ पर आपको बेनिफिट इस वीडियो का तभी मिलेगा जब वो जो 3 से 4 टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आप उनको घोट कर पी जाएं। 3 से 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट बताने का मतलब होता है उसका ए से उसका ए तक हमें लेकर जाना है। समझ गए? कहने का मतलब ये उसकी छोटी छोटी चीज़ों को आपको कवर करना है। ऐसा ना हो कि सर मैंने मैक्सवेल की इक्वेशंस तो पढ़ी थी लेकिन मैंने इंटीग्रल फॉर्म में पढ़ ली, डिफरेंशियल में नहीं पढ़ी और डिफरेंशियल की आ गई, तो बेटा उसमें इंटीग्रल पढ़ने का भी फायदा नहीं हुआ आपका। इससे तो छोड़ दो उस टॉपिक को। अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, 2 नंबर के लिए भी, 7 मार्क्स के लिए भी और विद न्यूमेरिकल। इज दैट क्लियर? तभी आपका वो टॉपिक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा ना हो कि जो हमने पढ़ा है वो आया नहीं तो वो भी वेस्ट हो गया, जो छोड़ा था वो आ गया, है ना। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन जो 2021-22 के पेपर में आया हुआ था वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर फ्री स्पेस ड्राइव करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस एंड प्रूव करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। यानी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला क्वेश्चन बन जाता है। मैक्सवेल इक्वेशंस की हेल्प से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस ड्राइव करनी है, फिर उसके बाद ट्रांसफर नेचर बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैसे होता है। ठीक है, चलिए जो 2022-23 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में आया हुआ था वो क्या है, ड्राइव इक्वेशन फॉर द सिंपल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस को ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस और शो करना है कि वो ट्रांसवर्स होती हैं इन नेचर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पार्ट है कि शो कीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल इक्वेशंस अगर आपसे पूछी भी जा रही हैं तो वो आपका इनकम्प्लीट रहेगा अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करके जा रहे तो, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ ये ज़्यादातर पूछा गया है। इज दैट क्लियर? तो मैक्सवेल टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर कौन से क्वेश्चंस का हम डीएनए करने वाले हैं, ड्राइव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन फ्री स्पेस। इस फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस को ड्राइव करना है और प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट विद ए स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके आप जो वैल्यू निकालेंगे यानी कि वेलोसिटी जो निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आती है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ की मीटर पर सेकंड। बस यही प्रूफ कराता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वो पूरा आपको कराया गया है डेरिवेशन यहाँ तक। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या आया हुआ है 2017-18 के सेकेंड सेमेस्टर में के पेपर में। देखो ये भी 2017-18 के सेकेंड सेमेस्टर पेपर में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहाँ पर ट्रांसफर नेचर छोड़ दिया था तो इसने सेक्शन सी में पूछ लिया, प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। ये प्रूफ कीजिए और उसके साथ उसने न्यूमेरिकल को भी लगा दिया, कोई एक छोटा न्यूमेरिकल, तो क्वेश्चन बन गया नया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है जो फर्स्ट सेमेस्टर मतलब एक ही सेमेस्टर के एग्जाम में 2 जगह पूछा गया है, यानी कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन पूरा पूछ लिया यहाँ पर। ठीक, आगे एस्टैब्लिश द EM वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस and solve them to show that they travel with the speed of light in free space। कहने का मतलब ये है कि इस्टेब्लिश कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस और उसके बाद प्रूफ कीजिए कि वो ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ और उनका नेचर ट्रांसफर होता है। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। 2020-21 के सेकंड कोड जो डिफरेंट कोड का पेपर था उसमें। इज दैट क्लियर? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लैंग्वेज को समझेंगे, हर क्वेश्चन को आप 1 मिनट जरूर देंगे। अगर आप 1 मिनट देंगे तो आप उस क्वेश्चन के आंसर में 5 मिनट बचा लेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि फिर आप गधे वाली तरह नहीं लिखेंगे आंसर। ठीक है मेरे सैनिकों, जो भी आप यूज कर रहे हैं आंसर लिखने में, यानी कि जिस तरीके का भी आप वेपन यूज़ करेंगे अपने आंसर लिखने में, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है
कि किस तरीके का वेपन हमें यूज़ करना है, किस तरीके का वेपन यूज़ नहीं करना है। पता चला 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिजल्ट तो वही होगा जो आप सिंपल एक तीर से सॉल्व कर सकते थे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो वही चीज़ आपको एनालाइज करनी है, वही आपको अदर स्टूडेंट से आगे लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसफर इन नेचर प्लस न्यूमेरिकल, जो 2018-19 के सेकंड सेमेस्टर के पेपर में पूछा गया है, एज इट इज कॉपी किया गया है 17-18 के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर से। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि AKTU जो पेपर बनाती है वो किस रेंज में बनाती है, उसकी कितनी रेंज है। इज दैट क्लियर? तो ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। वैसे ही रिजल्ट में इन्होंने रायता फैला रखा है, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। ठीक, चलिए आगे आते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी इतनी महान है, आपको क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके भी पता चल जाएगा और रिजल्ट का आप जो हाल है वो देख ही रहे हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन आते हैं। 2016-17 में जो पूछा गया है पॉइंटिंग थ्योरम से, स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉइंटिंग थ्योरम फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो पॉइंटिंग थ्योरम है उसको लिखना भी है और उसका डेरिवेशन भी करना है। ठीक है, जो 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या कहता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉइंटिंग थ्योरम फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज। ठीक है, आई थिंक लैंग्वेज भी चेंज नहीं है, हाँ वही है वही सेम क्वेश्चन कॉपी किया गया है 2018-19 के पेपर में जो 2016-17 में पूछा गया था। आगे, स्टेट एंड रिड्यूस पॉइंटिंग थ्योरम फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। अब इन्होंने क्या किया, 2016-17 में क्वेश्चन पूछ लिया, उसे ही 2018-19 में रख दिया, फिर उसी को उठाकर 2020-21 में रख रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि कुछ तो नया कर दे, तो इन्होंने ये वाला पार्ट ऐड कर दिया इसमें कि भैया फिजिकल सिग्निफिकेंस और बता दो पॉइंटिंग थ्योरम का। ये तो आप 2016 से बताते हुए आ ही रहे हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना पेपर का रेंज कितनी है। 2020-21 के सेकंड कोड के जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया वो क्या था, स्टेट एंड प्रूव द पॉइंटिंग थ्योरम। ये सीधा पूछ लिया कि भैया अब जा, बहुत हो गया, वही क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर रहे थे, अब कुछ सीधा ही पूछ लो या कुछ लैंग्वेज चेंज कर लो। तो उन्होंने कह दिया भैया हम सिंपल ये पूछ सकते हैं कि स्टेट करो और प्रूव कर दो पॉइंटिंग थ्योरम को, और कोई हम नहीं पूछना चाहते, खत्म कर दिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी वही काम करना है, स्टेटमेंट लिखना है और प्रूफ कर देनी है पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक, जो लास्ट सेमेस्टर में पूछा गया था, लास्ट सेमेस्टर में क्या क्वेश्चन पूछा गया, प्रूव द पॉइंटिंग थ्योरम इन इलेक्ट्रो डायनामिक्स एंड एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ईच ऑफ द टर्म अपीयरिंग इन द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द थ्योरम। इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या बना दिया, टिपिकल बना दिया, जिससे बच्चा घबरा जाए और सोचे कि यार इसको करें या ना करें, क्योंकि वो प्रूफ वाले को तो समझ जाएगा, डेरिवेशन कर देगा, लेकिन वो जो लैंग्वेज उसने घुमाई है लास्ट में और यहाँ पर एक वर्ड ये भी ऐड कर दिया, तो यहाँ से बच्चा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। पूछा वही है, ले जाकर आपको 2016-17 के पेपर, 18-19 के पेपर, 20-21 के पेपर या 20-21 का जो सेकंड कोड का पेपर था उसी पर जाकर रखा हुआ है, लेकिन उसने ये पूछ लिया कि भैया जो रिजल्ट लास्ट में आते हैं तो उनका क्या मीनिंग है, उन टर्म्स का क्या एक्सप्रेशन है, क्या वो बताते हैं, बस वो चीज़ आपको वहाँ पर लिखनी है, मेंशन करनी है और कुछ नहीं करना है। तो अगर स्टूडेंट इंजीनियर्स गेटवे से पढ़ा हुआ होगा, ये वीडियो पूरी देखी होगी, एनालाइज किया होगा, चीज़ों को समझा होगा, तो कहीं पे भी मार नहीं खाएगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। DNA जो थंबनेल में लिखा है मैंने AKTU के पेपर्स का, वो ऐसे ही नहीं लिखा है। हर क्वेश्चन का DNA मतलब हर यूनिट का, हर टॉपिक का DNA करके एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो हमारा है वो यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं, जैसा मैंने बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, वहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाती है क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। 2016-17 के पेपर में पूछा गया है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ऑब्टेन द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इट, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है वो पहले डिफाइन कर दो आप, फिर उसका एक्सप्रेशन कर दो और फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख दो। ये 3 स्टेप में क्वेश्चन पूरा होगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें 2018-19 के सेकंड सेमेस्टर के पेपर में, तो ड्राइव किया है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को ड्राइव करवाया है और फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा है और एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर दिया, यानी कि 3 स्टेप में इसका ही आंसर लिखना है। बस यहाँ पर इसको हटाकर
एक छोटा सा न्यूमेरिकल उसके साथ ऐड कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे अगर हम आए तो ड्राइव ए सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर द कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक सुटेबल एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए, वही क्वेश्चन जो वो पहले से पूछते हुए आ रहे हैं, कोई चेंज वहां पर नहीं है। फिर उसके बाद गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ लिए हैं, और प्लस न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दे दिया गया है। 2018-19 के ही सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में पूछा गया है, हो सकता है ये दूसरे कोड का हो, यानी कि दूसरे कोड का पेपर होगा यहाँ पर, वो मैं लिखना भूल गया क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो एक साथ पेपर में नहीं दे सकते, कितना भी घुमा फिरा लें, कितनी भी लैंग्वेज सेम यूज़ कर लें, लेकिन इतना नहीं होगा। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ रहे होंगे, जो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से लिखना है वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड स्किन डेप्थ। ये लास्ट सेमेस्टर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने सोचा कि भाई यही क्वेश्चन हम, यही लैंग्वेज हम रिपीट करते हुए आ रहे हैं, कुछ तो चेंज कर ली, तो उन्होंने पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और फिर स्किन डेप्थ, दोनों को उन्होंने डिफाइन करा लिया है। डिस्प्लेसमेंट करंट का आप यहाँ पर डेरिवेशन कर देंगे, स्किन डेप्थ को आप एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो केवल डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन लिख दी, स्किन डेप्थ की डेफिनेशन लिख दी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन कम मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो आई होप सेकंड जो यूनिट थी उसका भी डीएनए आपको समझ में आया होगा, और आपको जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा अपने अंदर। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हम कर देते हैं नेक्स्ट कोट के साथ। अब ये थोड़ा ब्लैक है तो मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इस समय आपके पास यही कोटेशन बेस्ट होती है कि जब भी पढ़ाई करने बैठें, इस समय तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, यानी कि उस टॉपिक को मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, ये समझकर अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो कल मेरा एग्ज़ाम है, ये भी आपको माइंड में रखना है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिपरेशन ऐसी करो कि यूनिवर्सिटी अगर कहे कि कल ही हम एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आप कहें कि हाँ ले लो, हम इंजीनियर्स गेटवे के स्टूडेंट हैं, हम नहीं डरेंगे। ठीक है, यकीनन इन सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी, है ना, और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। जो आपको अभी भी इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो पेपर है वो बहुत बड़ा लग रहा है, एग्ज़ाम बहुत ही टिपिकल लग रहा है, वो ही आपके लिए इजी बन जाएगा अगर आप इस सोच के साथ पढ़ने बैठते हैं तो। ठीक है, आई होप आप इसी सोच के साथ बैठेंगे और मेरे साथ ईमानदारी से मेहनत करेंगे। इंजीनियर्स गेटवे जैसे ईमानदारी से आपके लिए वीडियोज़ दे रहा है और कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, वैसे ही आप भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इज़ दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं, यूनिट नंबर 3 का डीएनए करना है तो हम अपने ब्लैक कलर पे ही आ जाते हैं। ठीक, चलिए यूनिट नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल जाते हैं वो 3 हैं, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत बड़ी टॉपिक है। बच्चे इस यूनिट के 1 शॉट के लिए मुझे मैसेज करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि इसमें इतने डेरिवेशन है, अगर मैं इसका 1 शॉट बनाने लग गया तो कम से कम 5 या 6 घंटे का 1 शॉट बनेगा, और मुझे नहीं लगता कि बच्चा 5 या 6 घंटे की वीडियो बैठकर देख सकता है। एक उससे बेहतर है कि हो सकता है कि आपको एक डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो तो आप सेपरेटली जाकर देखिए। मैंने पूरे इंटरफेरेंस का, पूरे डिफ्रैक्शन का, पूरे न्यूटन रिंग का 3 वीडियोस बनाई हुई हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन से लेकर 7 नंबर के क्वेश्चन से, चाहे डेरिवेशन पूछ ले चाहे 7 नंबर में वो उसका डीएनए करा ले, सारी वीडियो बनाई हुई है। तो प्लीज़ आप ध्यान दें कि जो वीडियो पॉसिबल थी 1 शॉट बनानी वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। क्लियर है? आप उन्हीं को देख लीजिए। लगभग 3.5 घंटे की, 2.25 घंटे की, लगभग इतनी लंबी वीडियोस बनती हैं, और अगर आप उनको भी देख पा रहे हैं तो वो बेहतर है। उतनी लंबी वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इस यूनिट की वीडियो मैं बनाने लग गया 1 शॉट तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे 5 या 6 घंटे की वीडियो आपकी बनेगी, क्योंकि इतने सारे डेरिवेशन हैं। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक में जैसे इंटरफेरेंस इन पैरेलल और वेज शेप्ड थिन फिल्म, 2 टाइप की थिन फिल्म में हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी इन दोनों में से ही रहती है एक क्वेश्चन आने की। ठीक है, वहीं पर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट और ग्रेटिंग, यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहती है एक बार केवल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट और उसका डेरिवेशन, तो इसलिए मैंने वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक में उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 90% आपके यही टॉपिक पूछे जाते हैं, इन्हीं के क्वेश्चन आप देखेंगे वहाँ पर ऑन न्यूटन से।
ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में ब्रह्मास्त्र की तरह आपको काम देंगे। हो सकता है तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं, तीनों टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाएं एक सेक्शन बी में, और 2 क्वेश्चन जो एक चॉइस का रहता है आपको ये करना होता है वो सेक्शन सी में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने पूछा है। पहला क्वेश्चन, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग मतलब एन स्लिट वाली होती है, एन स्लिट डिफ्रैक्शन, है ना, और एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रा बाय इट। जो स्पेक्ट्रम लास्ट में हमें मिलता है रिजल्टेंट, उसको एक्सप्लेन करना है। 2017-18 के वीडियो के एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, फिर आगे, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ड्यू टू द वेज शेप्ड थिन फिल्म seen by the normally reflected monochromatic light and obtain an expression for the fringe width। ये भी हमें ध्यान में रखना है जब हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ेंगे तो वो कौन से के लिए पूछ रहा है, वेज शेप्ड में जैसे ट्रांसमिटेड के लिए पूछ रहा है या रिफ्लेक्टेड के लिए, ऐसे ही पैरेलल स्लिट्स वाले थिन फिल्म में रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए पूछ रहा है या फिर ट्रांसमिटेड लाइट के लिए पूछ रहा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड के लिए पूछा है और आप ट्रांसमिटेड वाला डेरिवेशन कराएं, तो ये भी आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी एनालाइज हो पाएगा। ठीक है, 2017-18 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। फिर आगे चलें, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द फ्रेनहोफर्स एट ए सिंगल स्लिट। यानी कि ऊपर देखो आप एन स्लिट से क्वेश्चन पूछा गया 2017-18 में, यहाँ पर सिंगल स्लिट से पूछ लिया गया और उसके साथ न्यूमेरिकल इंक्लूड कर दिया गया। 2017-18 के ही पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगर 18-19 पर आते हैं तो 18-19 में डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पूछा गया है और उसके साथ उसने ड्राइव किया है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस तरीके से होता है, आप प्रूफ करके दिखाइए। तो आपको यहाँ तक प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 2018-19 में पूछा गया इस यूनिट से वो है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग कैसे फॉर्म होती है इसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट में द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। यानी कि जो रिजल्ट लास्ट में निकलता है रिफ्लेक्टेड लाइट का डार्क रिंग के लिए वो यहाँ पर पूछा गया है, वो क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन कराएगा आपसे। इज दैट क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन का जो एनालाइज था वो आप समझ गए होंगे, कैसे कितना आपको लिखना है वो भी आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। डिस्कस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द थिन फिल्म, यानी कि पैरेलल जो फिल्म्स होती हैं इस तरीके से वो आपको एक्सप्लेन करना है। फाइंड द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको कंडीशंस लिखनी है सो दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कि यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू भी करना है और ट्रांसमिटेड के भी करना है। फिर लास्ट में उन दोनों के रिजल्ट्स को कंक्लूड करना है, कंक्लूजन निकालना है और बताना है कि दोनों जो कंक्लूजन मिल रहे हैं आपको वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 2018-19 के सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे आते हैं। डिस्कस द फिनोमिना ऑफ फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट एंड शो दैट relative intensity of the successive maximum are nearly about this। जैसा कि पीछे क्वेश्चन में आपने देखा था और ये 2018-19 के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन कॉपी कर लिया गया है। ठीक है, तो आप देख भी रहे होंगे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कितने कॉपी किए जाते हैं AKTU की तरफ से, इसीलिए ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैंने यहाँ पर 2016-17 से सारे पेपर आपके सामने लाकर रख दिए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक को आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है, वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि ये टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है। ठीक, आगे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रेटिंग, यानी कि ग्रेटिंग से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन इट स्पेक्ट्रम, इसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम वुड बी एब्सेंट इफ द विड्थ ऑफ द ट्रांसपेरेंसीज एंड ऑप्टिसीज ऑफ द ग्रेटिंग आर इक्वल। कहने का मीन क्या है यहाँ पर, अब क्या होगा, बच्चे क्या देखेंगे कि ग्रेटिंग पूछा है, डेरिवेशन करने बैठ जाएंगे एन स्लिट का। भाई क्वेश्चन समझ लो, पहले उसने पूछा है कि आप ग्रेटिंग से क्या समझते हैं, वो आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, फिर उसके स्पेक्ट्रम को बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। डेरिवेशन यहाँ पर कहीं पे भी नहीं पूछा गया। अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा।
फिर आपको एब्सेंट जो भी वहां पर स्पेक्ट्रम हो रहे हैं उनके बारे में बताना है। तो 3 स्टेप्स हो गए यहाँ पर। चौथा स्टेप आप इंक्लूड नहीं करेंगे, आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे बेटा, यही चीज समझने की बात है। ये 2018-19 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आगे, डेस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इन मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट में आपको डेस्क्राइब करना है न्यूटन्स रिंग कैसे फॉर्म होती हैं। फिर आगे बताना है सो दैट इन रिफ्लेक्टेड लाइट द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। 2021 के पेपर में एज इट इज क्वेश्चन उठाकर रख दिया गया। अब अगर आप पिछली वाली स्लाइड पर पहुंचे तो वहां पर लास्ट वाला क्वेश्चन 2018-19 में जो है वो यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और आपको इसमें रिपीट मिला लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन आपको डीएनए कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे आ जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, देखिए इस यूनिट से थोड़ा सा क्वेश्चंस का मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी कभी कभी, क्योंकि जब पहले 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता था तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती थी कि एक यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए, है ना। इसी वजह से यहाँ पर क्योंकि लेंथी टॉपिक हैं तीनों, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस रहते थे, ठीक। यहाँ पर देखिए, अगर हम व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू द प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यहाँ पर आप पूरा प्रूफ करना है आपको, डेरिवेशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग तो बतानी है, फिर डेरिवेशन को भी प्रूफ करना है। 2020-21 पेपर में पूछा जा चुका है। आगे आए, व्हाट डू यू मीन बाय द वेज शेप्ड थिन फिल्म। वेज शेप्ड थिन फिल्म से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द इंटरफेरेंस ड्यू टू इट, इसके द्वारा जो इंटरफेरेंस होता है वो आप डिस्कस कीजिए। एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज बिड्थ, साथ ही साथ फ्रिंज बिड्थ का जो एक्सप्रेशन है वो भी आपको यहाँ पर करके दिखाना है, ठीक है। 2020-21 के जो सेकंड कोड का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे आए, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग कैसे फॉर्म होती है इसको डिस्कस कीजिए। सो दैट द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा फिराकर वहीं पर ले जाकर खड़ा कर दिया जो क्वेश्चन न्यूटन रिंग से पीछे पूछे गए। 2020-21 के सेकंड कोड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। आगे, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट। क्लियर है, रिफ्लेक्टेड लाइट में आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि अगर किसी भी इंटरफेरेंस वाले पार्ट में आपको ये नहीं बोला कि रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट के माध्यम से आप इसको प्रूफ कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए, तो आप फिर जो आपका मन होगा उसके हेल्प से आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये हो कि वहाँ पर नहीं पूछा गया कहीं पर भी, या कोई चीज़ उससे रिलेटेड प्रूफ ना कराई हो। क्लियर है, तो फिर आप फ्री रहेंगे, कोई से भी टाइप से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बोला गया है तो पर्टिकुलरली आपको उसी से एक्सप्लेन करना होगा। सॉल्व इट फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको सॉल्व करो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। टू प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग, अब यहाँ पर पहले ब्राइट रिंग के लिए पूछ रहा था, उन्होंने कहा भैया कुछ चेंज कर लो, वही क्वेश्चन रिपीट करते रहोगे। अब उन्होंने डार्क रिंग के लिए पूछ लिया प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी इंक्लूड कर दिया। 2021-22 के पेपर में पूछा जा चुका है। ये था इंटरफेरेंस से, यानी कि न्यूटन रिंग से। डिफ्रैक्शन से 2021-22 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, वही घुमा फिराकर एक क्वेश्चन बनता है सिंगल स्लिट का, और उसकी इंटेंसिटी को प्रूव करा लिया कि ये इंटेंसिटी मिलती है। हाँ, यहाँ पर इन्होंने ये चेंज किया है, अगर आप लास्ट के क्वेश्चन को एनालाइज करें, यहाँ पर आपसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो जब आप इसको प्रूफ करेंगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो आ जाएगी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस फॉर्म में आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 22, 1 डिवाइडेड बाई 62, 1 डिवाइडेड बाई 121। तो उस वैल्यू को पुट करने के बाद ये आ जाएगा, यानी कि एक स्टेप आगे प्रीवियस क्वेश्चन से बढ़ गया ये। इज दैट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके के क्वेश्चन हैं उनको हम एनालाइज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेलाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, हाउ वन कैन इंक्रीज द resolving power of the diffraction grating using Rayleigh criteria for just resolving, so that the resolving power of the grating is equal to n lambda, where n is the order of the spectrum and capital N is the total number of lines on the grating। यानी कि जो
रे लाइन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन है उसको आपको बताना है, फिर रिजॉल्विंग पावर हम कैसे इंक्रीज करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से वो आपको बताना है, और फिर प्रूफ भी करना है रिजॉल्विंग पावर के डेरिवेशन। ये क्वेश्चन 2021-22 के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर क्वेश्चन वही बन जाता है, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ द फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट, और शो करना है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस रेशो में, जो कि 2021-22 के सेकंड सेमेस्टर के पेपर में पूछा जा चुका है। लैंग्वेज वही, फिर उन्होंने एक साल कॉपी करके चेंज करके लैंग्वेज फिर वही क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। ठीक है, आगे आए, जो लास्ट सेमेस्टर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस यूनिट से, वो क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमिना ऑफ फ्रेनहोफर्स डिफ्रैक्शन। आप फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन के फिनोमिना से क्या समझते हैं। फाइंड आउट द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव सेकेंडरी मैक्सिमा कंपेयर टू द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा डेरिवेशन करना। पहले तो आप फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर कंपेयर किसकी इंटेंसिटी को करें, उसके लिए आप फ्री हैं, चाहे आप डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट कर दें, चाहे सिंगल स्लिट वाला कर दें, चाहे एन स्लिट वाला कर दें। तो मेरी राय यहाँ पर यही रहेगी, अगर नाम नहीं दिया है तो आप 90% कोशिश करें सिंगल स्लिट वाले को ही डिफाइन करें, उसी की इंटेंसिटी को कंपेयर करें, वो ईजी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि वो डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट भी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बच्चे वो स्ट्रॉन्ग भी करके जाएंगे, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आप उसी को एक्सप्लेन कर दें अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, चलिए, आई होप आपको एंजॉय आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ जो हमने पढ़ा है, इंजीनियर्स गेटवे ने जो हमें प्रोवाइड कराया है, उसमें कहीं पर भी कोई भी कमी आपको नहीं मिल रही होगी, और एक कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर भी देख रहे होंगे हाँ कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है ना, चलिए, अब जो 2 क्वेश्चन और टाइप के पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। डेस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म। यूनिफॉर्म थिकनेस यहाँ पर बोल दिया, तो बेटा यहाँ से उसने बता दिया कि हमें पैरेलल थिन फिल्म्स लेनी है, ना कि वेज शेप थिन फिल्म, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला डेरिवेशन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड राइट डाउन द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर केवल और केवल ट्रांसमिटेड लाइट के लिए आपको डेरिवेशन करना है, वो सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट लिखा हुआ है ना, हाँ सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए डेरिवेशन करना है, और उसमें कंडीशंस जो आती हैं फॉर द कंस्ट्रक्टिव और फॉर द डिस्ट्रक्टिव वो आपको प्रूफ करके दिखानी। 2022-23 लास्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। फिर सेक्शन सी में क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्सप्लेन ब्रीफली द रे लाइन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। इसको एक्सप्लेन कीजिए आप, और डिस्कस कीजिए द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, और रिजॉल्विंग पावर को आप डिस्कस कीजिए, और फिर फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन द रिजॉल्विंग एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग। फिर हमें एक रिलेशन भी बताना है कि रिजॉल्विंग पावर कैसे डिस्पर्सिव पावर से रिलेट करती है। ऐसा रिलेशन कुछ नहीं है कि आप सोचेंगे सर ने कोई डेरिवेशन तो कराया नहीं है, हम कहाँ से रिलेशन निकालें। वो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करती हैं ग्रेटिंग के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था लास्ट सेमेस्टर 2022-23 फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपने डीएनए कर लिया होगा इस यूनिट के जो भी टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे। फिर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको से जो क्वेश्चन थे इस यूनिट से वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, आप समझ गए होंगे कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक वो हो जाते हैं। तो यूनिट नंबर 3 का भी हमारा डीएनए कंप्लीट। अब आप बोर ना हो, इसलिए फिर एक एनर्जेटिक मैं आपके लिए बात लेकर आया हूँ। वो क्या कहता है कि समय और शिक्षा का अगर आप सही उपयोग करें, जैसा कि समय अब चल रहा है और शिक्षा आप प्राप्त कर ही रहे हैं, तो अगर आप इसका सही उपयोग कर रहे हैं तो आप जो व्यक्ति है उसको सफल बना देता है। यानी कि समय और शिक्षा का अगर आपने सही उपयोग कर लिया तो आप एक अच्छे व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे अपने आप। ठीक है, ये इस समय पर आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि ये समय ऐसा है अगर आपने इसका यूटिलाइज कर लिया तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी जब आप 3 घंटे एकेटीयू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर में बैठेंगे। ठीक है, चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार होंगे। यूनिट नंबर 4 जो है वहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या निकलते हैं, 2 ही चैप्टर हैं, ऑप्टिकल और लेज़र। तो ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड क्या है,
उसका डेरिवेशन, जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप ड्राइव कीजिए रिलेशन बिटवीन द न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल, एक ही डेरिवेशन यहाँ पर बनता है इस यूनिट में। फिर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, बहुत बार पूछा जा चुका है आपसे क्वेश्चन। लॉसेज इनटू ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ से ये 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करके तीनों ही पोर्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे, यहाँ पर जो गैस है वो थोड़ा सा मैं कंप्लीटली आपको प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकता कि कौन से के चांसेस हैं। हाँ, क्वेश्चन इन 3 में से ही पूछा जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं कोई 2 आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इस यूनिट में दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेज़र भी है। तो इन दोनों चैप्टर्स की एक 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है, जिसमें एक कंप्लीट पूरा ऑप्टिकल फाइबर खत्म किया हुआ है और एक में पूरा लेज़र खत्म किया हुआ है ना। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हीलियम नियॉन या रूबी लेज़र में से एक डेफिनेटली आपसे पूछेगा ही पूछेगा। फिर लेज़र वर्किंग और टर्मिनोलॉजी, इस लेज़र से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो क्या क्या होती हैं। कभी कभी वो 7 नंबर में 3-4 टर्म्स डिवाइड करके आपसे डिफाइन करा लेता है, या फिर वो टर्मिनोलॉजीज आपके क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कि किस तरीके से AKTU ने क्वेश्चन पूछे। तो अगर हम क्वेश्चंस का DNA करें, क्वेश्चंस को समझें, तो क्या है, एक्सप्लेन डिस्पर्सन एंड एटीन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ये जो लॉसेज हैं ऑप्टिकल फाइबर में वो डिफाइन कराए थे 2017-18 के एग्जाम पेपर में, और साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल उन्होंने इंक्लूड कर लिया था। फिर आगे एक्सप्लेन सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर, फिर उसके साथ हमको डिफ्रेंशिएट भी करना है कि सिंगल मोड की कैरेक्टरिस्टिक मल्टी मोड की कैरेक्टरिस्टिक से कैसे डिफर है, यानी कि 3-4 पॉइंट्स को कॉमन लेकर दोनों में कंपैरिजन करना है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 2017-18 के ही पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम 2018-19 के पेपर को देखें तो उसमें पूछा गया है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर आप डिस्कस कीजिए। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं वो एक्सप्लेन कीजिए। एंड ऑल्सो राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि डेरिवेशन वाले पोर्शन को छोड़कर, टर्मिनोलॉजीज को छोड़कर लगभग सभी पूछ लिया ऑप्टिकल फाइबर से इस क्वेश्चन में। भाई ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर बताओ, फिर उसके टाइप्स बताओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखो, एप्लीकेशन और थी वो और पूछ लेते। ठीक है तो ये ध्यान रखना है, अगर आप इसको पूरे क्वेश्चन को वाइडली करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। बस हमें इसी समय को यूटिलाइज करना है कि कैसे हम सारे टाइप्स ऑप्टिकल फाइबर के शॉर्ट में बता दें। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब 2018-19 के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में क्या पूछा गया, what do you understand why an optical fiber and discuss its classification, यानी कि उसी को लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया और फिर कैलकुलेट करा लिया एक न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर, यानी कि यहाँ पर लास्ट वाला एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हटाकर इसने पूछ लिया कि प्रूफ कर दो भैया डेरिवेशन, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में के एग्जाम में नहीं पूछा था, लास्ट ईयर नहीं पूछा था, वो अब आपसे हम वो भी पूछ रहे हैं, इसको भी एक्सप्लेन आप करके दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थे आपके ऑप्टिकल फाइबर से। आगे अगर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। यहाँ पर सिंपल केवल न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल का जो डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन है ऑप्टिकल फाइबर में, वो ड्राइव करा ले गया है, 2020-21 के पेपर में आया हुआ है। फिर उसके बाद आए व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल से आप क्या समझते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर से आप क्या समझते हैं, पहले तो आप इनको डिफाइन करो, फिर इसका डेरिवेशन कर दो। ठीक है, तो यानी कि इसी का वर्जन यहाँ पर इंक्लूड कर दिया सेकंड पेपर का जो कोड था उसमें, कि बस यहाँ पर उन्हें डिफाइन और करा लिया एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, चलिए आगे आए हम। अगर डेवलप द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल के लिए ड्राइव कीजिए एक्सप्रेशन एंड न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि डेरिवेशन तो करना ही करना है आपको, उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी वहाँ पर इंक्लूड है, वो भी आपको करके दिखाना। ठीक है, 2021-22 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आगे आए। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम क्लासिफाई एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बेस्ड ऑन मोड्स एंड कोर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर हम 3 टाइप से डिफाइन करते हैं अपने ऑप्टिकल फाइबर को, यानी कि क्लासिफाई करते हैं, जिसमें आपका मटेरियल भी होता है ना, मोड्स के
अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो यहाँ पर दो टाइप से उन्होंने एक्सप्लेन कराया है। एक तो आप नंबर ऑफ मोड्स के हिसाब से डिफाइन कर दीजिए डिफरेंट टाइप्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, तो केवल आपको इतना ही बताना है और उनके डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर देना है। ठीक है, 2020-21 के पेपर में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, सॉरी 21-22 के पेपर। आगे अगर हम जाएं तो डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। जब ये सारी चीज़ें हम रिपीट करते हुए आ रहे थे AKTU वाले, तो उन्होंने सोचा इस बार कुछ नया करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में उन्होंने कुछ नया करा और उन्होंने कह दिया कि भैया आप 3 कोई भी एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर की एक्सप्लेन कर दो। जैसे बेटा आप देखते हैं कि मेडिकल लाइन में हम यूज़ करते हैं, तो मेडिकल लाइन वाली एप्लीकेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। किन किन चीज़ों में आप यूज़ करते हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं मेडिकल लाइन में। फिर ऐसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर बताएंगे। फिर आप ऐसे ही जो डिफेंस होता है उसमें आप यूज़ करते हैं। तो जो 3 एप्लीकेशंस ऑप्टिकल फाइबर की होती हैं वो आप वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो ऑप्टिकल फाइबर के क्वेश्चंस का एनालाइज आपने कर लिया, DNA कर लिया, कैसे हमें बताना है, कितना हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस की PDF आपको एज इट इज़ यही मैं प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में। आप टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये एज इट इज़ क्वेश्चंस की लिस्ट वहाँ पर PDF में मिल जाएगी। साथ ही साथ एक मॉडल पेपर जो एज ए गेस्ट पेपर मैंने वहाँ पर बनाया हुआ है वो भी मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि ये जो वीडियो है आज लास्ट वीडियो है इंजीनियरिंग फिजिक्स की, सब कुछ मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। एक मॉडल पेपर बचता है वो भी मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वो एक गेस्ट पेपर है और उसके नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चन से ही उठाकर मैंने लिखे हुए हैं यूनिट वाइज, वो आप देख लेना, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ लेना, वो मैंने वहाँ पर कंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब लेजर से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सेकंड चैप्टर है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 4 लेबल लेजर सिस्टम ओवर द 3 लेबल लेजर सिस्टम। क्योंकि हम हीलियम नियॉन लेजर और गैस लेजर दोनों गैस लेजर और रूबी लेजर यानी कि सॉलिड स्टेट लेजर 2 लेजर पढ़ रहे हैं। एक लेजर 3 लेबल है, एक लेजर 4 लेबल है। सिलेबस में आपको मेंशन नहीं होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एडवांटेज लिखिए 4 लेवल लेजर सिस्टम क्यों अच्छा होता है 3 लेवल लेजर सिस्टम से, और डिस्क्राइब कीजिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द रूबी लेजर। और फिर रूबी लेजर को भी आप एक्सप्लेन कीजिए, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। ठीक है, वहीं पर दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द रूबी लेजर। ये 2018-19 में पूछा जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर दोनों में से एक टाइप का लेजर आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक, फिर आगे देखो ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 3 and 4 लेवल लेजर। उनसे आप क्या समझते हैं, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 3 लेवल ओवर द 4 लेवल लेजर। बस यहाँ पर ये वाला पोर्शन हटा दिया गया है, इसकी जगह पर उसने इनको एक्सप्लेन और करा लिया है 2018-19 के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉपुलेशन इन्वर्जन। आप पॉपुलेशन इन्वर्जन से क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द रूबी लेजर। आप डिस्क्राइब कीजिए वर्किंग ऑफ रूबी लेजर और उसके प्रिंसिपल को विद द हेल्प ऑफ द नेट डायग्राम। नेट डायग्राम की हेल्प से, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो भी आपको डायग्राम बनाना है, और वर्किंग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो भी आपको डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे आते हैं। आगे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एटीन्यूएशन एंड डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर। आप ऑप्टिकल फाइबर में एटीन्यूएशन और डिस्पर्सन से क्या समझते हैं। ये कभी क्वेश्चन आपने देखा है 2016-17 या 17-18 के पेपर में पूछा गया था, जब हमने स्लाइड स्टार्ट की थी, है ना। वही क्वेश्चन अब 2020-21 के पेपर में पूछा गया और इसके साथ एक न्यूमेरिकल को और कंक्लूड कर लिया गया। ठीक, फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन। आप स्टिमुलेटेड एमिशन से क्या समझते हैं वो आपको डिफाइन करना है। साथ ही साथ डिस्कस द हीलियम नियॉन लेजर बाय गिविंग इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। हाउ हीलियम नियॉन लेजर इज सुपीरियर टू द रूबी लेजर, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि हीलियम नियॉन लेजर क्यों सुपीरियर है रूबी लेजर से। ये 2020-21 के सेकंड कोड के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड कि कैसे हमें क्वेश्चंस को एनालाइज करके अपने आंसर को लिखना है। ठीक, फिर आगे आते हैं। डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय द मैटर एंड ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द आइंस्टीन कोफिशिएंट रिलेटिव टू द
3 फिनोमिना, यानी कि आपको तीनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, फिर एक आइंस्टीन कॉफिशिएंट का रिलेशन है, डेरिवेशन है, वो आपको प्रूफ करके दिखाना है। 2022-23 यानी कि लास्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस यूनिट से भी किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हमने 4 यूनिट का डीएनए कर लिया है, अब लास्ट यूनिट बचती है। उससे पहले एक कोट और हो जा आपके लिए, जिससे आप बोर ना हो और आपके अंदर एक एनर्जी हम भर दें। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, जैसा कि सभी पढ़ रहे हैं, सभी ने बीटेक में एडमिशन भी लिया हुआ है, तो सभी को मौके मिल रहे हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही प्राप्त होती है। यानी कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके ही हिसाब से आपका रिजल्ट भी आएगा। अगर आप इस समय भी ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे हैं और फिर आप जब रिजल्ट देखेंगे अपना, फिर सोचेंगे कि हाँ उस समय अगर मैं पढ़ लेता या मेहनत कर लेता तो आज रिजल्ट कुछ और ही होता। तो इसी वजह से एक कोटेशन थी कि समय का प्रयोग आप कर लें तो आप एक अच्छे व्यक्ति और सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो आप इस समय जिस तरीके से इंजीनियर्स गेटवे पर मैं और गौरव गुप्ता सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, जो चीज़ें आपने कमेंट बॉक्स में मांगी हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। वहाँ पर कोई भी हमने आपके साथ ये नहीं किया कि हम नहीं प्रोवाइड करा रहे, या फिर जो चीज़ें नहीं हो सकती वो मैंने आपको डायरेक्टली भी बोला हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं वो आपको समय पर प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है ना, तो आप भी ये जो एक हफ्ता बचा हुआ है इसमें आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए ईमानदारी से मेहनत कर लो। रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो, जैसा भी रिजल्ट आएगा वो बाद में देखेंगे। इस सेमेस्टर का रिजल्ट आपका बेहतरीन आने वाला है, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए लास्ट यूनिट का डीएनए करते हैं। लास्ट यूनिट के डीएनए में सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ से बन सकते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है, इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ मीसनर इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली रिलेट करके नहीं पूछा जाता, वो सिंपल एक अलग ही सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि लास्ट सेमेस्टर में पूछा भी जा चुका है। अगर आप सेकंड चैप्टर पे आए तो नैनो मटेरियल्स क्या हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स की शेप क्या हैं, इस पर क्वेश्चन लास्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। जैसे क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वेल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दो अप्रोचेज हैं यहाँ पर, इस बार चांसेस नहीं है, 100% श्योर हूँ कि एक आपसे अप्रोच पूछी जाएगी जरूर। टॉप डाउन CBD या डाउन टॉप सोल जेल अप्रोच पूरी कंप्लीटली आपसे वो एक्सप्लेन कराएगा। मेरी गारंटी है ये क्वेश्चन आपका 100 नहीं 200% पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस का एनालाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन का एनालिसिस क्या है, यहाँ पर ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये यूनिट लास्ट सेमेस्टर से ही आपके पेपर में इंक्लूड हुई है। उससे पहले आप इसको, जो पहले ये टॉपिक था या ये यूनिट थी वो इंजीनियरिंग फिजिक्स सेकंड, यानी कि पहले 2016-17 के टाइम पर 2 फिजिक्स चलती थी, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। तो ये फिजिक्स सेकंड में चैप्टर था, उसी से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उसी पेपर के, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। वैसे मैं जो आपको गैस पेपर, मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें नीचे मैंने अपने हिसाब से 2-3 क्वेश्चंस और बनाने की कोशिश की है, आप उन्हें भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, पहले तो आप उसको डिफाइन कीजिए, फिर डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सुपर कंडक्टर, यानी कि मीजनर इफेक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन कराया गया है। लैंग्वेज देखिए कहाँ से कहाँ लेकर गया है, पूछा मीजनर इफेक्ट है लेकिन घुमा दिया, कहीं पर भी मेसनर इफेक्ट का जिक्र नहीं होगा, बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है ध्यान से। 2016-17 के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे जो 2016-17 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, डिफरेंशिएट टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर, दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, और हाउ डज द मैग्नेटाइजेशन वेरी विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन द टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। कहने का मतलब यही है कि मीजनर इफेक्ट टाइप 1 सुपर कंडक्टर में कैसे देखा जाता है और मीजनर इफेक्ट ही टाइप 2 सुपर कंडक्टर में कैसे देखा जाता है, ये एक्सप्लेन कराया है 2016-17 के दूसरे क्वेश्चन में, ये पूछा गया था। ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो 3 क्वेश्चन बने थे, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन। दोनों में क्या था, एक्सप्लेन करना है टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर को, डीपली एक्सप्लेन करना है सारी चीज़ें, ग्राफ, उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें लास्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर आगे अगर हम देखें तो एक्सप्लेन द मीजनर इफेक्ट एंड परसिस्टेंट करंट,
मीजनर इफेक्ट को और परसिस्टेंट करंट दोनों को एक्सप्लेन कराया गया है इन द सुपर कंडक्टिविटी। मीजनर इफेक्ट को ड्राइव कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, और परसिस्टेंट करंट क्या होती है उसको भी आपको बताना है। लास्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। वहीं पर लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट आर द नैनो मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स क्या हैं, और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वायर्स एंड क्वांटम वेल। 2022-23 यानी कि लास्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो आई होप ये जो यूनिट 5 थी हमारी, ऑल यूनिट्स के जो क्वेश्चंस थे उनका डीएनए AKTU के क्वेश्चंस पेपर में 2016-17 के क्वेश्चंस पेपर से हमने स्टार्ट किया था। 2022-23 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर हुआ है हमने वहाँ तक सबका डीएनए कर दिया, यानी कि उन सब के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। 1-2 क्वेश्चंस पेपर में आपका सेक्शन बी पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड था, इसलिए क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है वो कम आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि 2016-17 से 22-23 तक बहुत पेपर हुए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, बैक वैक। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिले उनके हिसाब से ये नंबरिंग कम है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 5 यूनिट में से ना पढ़ के, अगर आपको 3 यूनिट भी हैं जो आपको ईजी लगते हैं जिसके न्यूमेरिकल, वो आप कवर अप जरूर कर लें। मेरी राय है कि आप यूनिट नंबर 4 जो ऑप्टिकल फाइबर और लेज़र वाली है उसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, वो देख लें। साथ ही साथ आप यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स देख लें, उसके भी इजी हैं। और साथ के साथ आप यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3 में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसको देख सकते हैं। या यूनिट नंबर 3 जो है 2nd और 3rd में से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। क्योंकि यूनिट नंबर 5 मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा, उसमें तो न्यूमेरिकली 5-6 हैं जो मैंने 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड की है, उसमें मैंने वो कराए हैं। एक बार आप उनको निगाह में निकाल लीजिए। अगर इनमें से कोई सी यूनिट का न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आता तो वो हमारे लिए एज ए फीडबैक रहेगा। आपने जो 3 यूनिट कंप्लीट की, हो सकता है उसमें कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए आपको समझ में नहीं आ रहा, और सेक्शन बी में अगर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं तो वो सारे कोड न्यूमेरिकल पूछेगा, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और साथ ही साथ बेटा आप ये भी देख रहे होंगे कि जितने भी हमने क्वेश्चन एनालाइज किए हैं, ऐसा नहीं कि थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल नहीं दिया है। तो अगर आप थ्योरी वाले क्वेश्चन को जानते हैं फिर न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाए तो वो क्वेश्चन आपका हाफ ही कंप्लीट हो पाएगा, उसको आप हाफ ही कर पाएंगे। तो इस हिसाब से भी न्यूमेरिकल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे और इस एक हफ्ते में जी जान से मेहनत करेंगे और अपने फिजिक्स के पेपर को बहुत बेहतर करके आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको जो भी दिया गया है वो बहुत ही बेहतर दिया गया है, और मेरी ये आपसे भी उम्मीद है कि आप हमारे दी हुई या फिर हमने जो मेहनत की है उसको आप ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल। वीडियो कैसा लगा, आज तक जो भी फिजिक्स का आपको मटेरियल मिला है वो आपको कैसा मिला, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको लगी तो आप उसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे, जिससे कि अगले सेमेस्टर के लिए जब हम आगे आएंगे तो और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हो, ठीक है। चलिए, अपना मैं क्लोजिंग करता हूँ एक और कोटेशन के साथ। कोटेशन क्या कहती है? द पेन यू फील टूडे, आज जो पेन आप फील कर रहे हैं, विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो, यानी कि आगने वाला जो कल है यही पेन आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा जब आप कल में जाएंगे। आज से जब आप नेक्स्ट डे में जाएंगे तो जो आप आज पेन फील कर रहे हैं, पेन मतलब इन द सेंस ये पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कि आपको नींद आ रही है लेकिन आप नींद को त्याग रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक पेन है वो आपके लिए, है ना। और उसको जो आप उस पेन को जो झेल रहे हैं तो वो पेन आपके आने वाले कल के लिए आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए, इसी कोटेशन के साथ, इसी प्रवचन के साथ हम इस लेक्चर का क्लोजिंग करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा? सबसे पहले आपका थैंक यू पूरे सेशन को देखने के लिए। सेशन आपको कैसा लगा एक लाइक ज़रूर कर दें, और कैसा लगा लाइक करना या मत करना कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। कमेंट करना अभी भी अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का, या हमारे YouTube चैनल का बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई रह गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो सब्सक्राइबर के नंबर्स हैं
वो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, हमारा जो लेवल एनर्जी का हाई कर देते हैं, बूस्ट कर देते हैं, वो आप नहीं समझ सकते। जब हम नंबर्स देखते हैं कि हाँ इतने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, उम्मीद है हमें हमसे उन्हें, तो वो फील अलग ही होता है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेमेस्टर में और बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए। अभी भी कोई भी आपको अगर समस्या होगी तो आप एग्ज़ाम से पहले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप डिस्कस ज़रूर कर लेना। कहीं पे भी किसी भी चीज़ में समस्या आ रही है तो आप डिस्कस ज़रूर करें, सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।